ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम देखने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, where Aij n cross n, where Aij is the cofactor of the element Aij. Adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A. देखो चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स अगर गिवन है A11, A12, A13, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ 3×3 की मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, सभी के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर्स का, और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो फर्स्ट स्टेप में सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालो, और फिर हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे कोफैक्टर्स हैं, इनका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर आ गया है हमारा एडजॉइंट ए, हमने रो को देखिए कॉलम में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू अस। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सभी के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे A11 निकालना है हमें, तो इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉलम और रो को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास में 4 बच जाएगा, तो इसका कोफैक्टर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट A12 है, ये वाला मतलब 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो देखो -1 1 + 2 है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट मतलब -1 × 1, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। A21 -1 2 + 1 M2 1, मतलब यहाँ से -1 आ जाएगा, वो लिख लिया। और M2 1 निकालना है, मतलब इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे, तो 3 बच जाएगा। तो 3 आ जाएगा, को मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -3 आ जाएगा। फिर हमारा 4 है, तो देखिएगा 4 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आएगा, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से ना देखो, जब हम एडजॉइंट ए लिखते हैं तो हमें रो को कॉलम में लिखना होता है, मतलब A11 A12, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे A21 A22, यहाँ से फिर इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें जो मैट्रिक्स गिवन है 2×2 की अगर मैट्रिक्स अगर गिवन है, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो A11 है और A22 हैं, इनको सिर्फ हमें इंटरचेंज करना है, और A12 और A21 को चेंज करना है हमें साइन ओनली। हम क्या चेंज कर देंगे, उसके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में A22 आ जाएगा और A11, क्योंकि इन्हें हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया है, और इस वाले को हमने क्या किया है, इसके साइन चेंज कर देने हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव हैं दोनों, तो हमने इन्हें नेगेटिव कर दिया है। तो
2x2 की अगर मैट्रिक्स है तो उसको आप इस तरीके से ना उसका एडजॉइंट ए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, A11 A22 को आपस में इंटरचेंज कर देना है और इनके सिर्फ साइन चेंज कर देना है। मतलब दोनों ही एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन अगर हम वो मैट्रिक्स लेते हैं और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, हमारा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके डिटर्मिनेंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। चलिए इसको हम समझते भी हैं। यहाँ पर हमें सपोज ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसके ये एलिमेंट्स है A11 A12 A13। अभी हमने क्या किया है कि इसका एडजॉइंट कैलकुलेट किया है, मतलब इन सभी एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज निकाल देंगे। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि या तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए करना है या एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है हमारा। ठीक है, ए आई, इस तरह से। तो देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैलकुलेटेड हो जाता है। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, जीरो। मतलब एलिमेंट्स किसी और रो के मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स किसी और रो के, तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर सेम रो के एलिमेंट्स है और सेम ही रो के अगर उनके कोफैक्टर्स हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, उनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे हैं, तो पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा है, सेकंड में एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एलिमेंट्स और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से वैल्यू ऑफ द, हाँ, मैट्रिक्स कैलकुलेटेड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। वे में क्या होगा कि जब ये रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी और कॉलम्स के साथ में, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एलिमेंट्स के साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। नेक्स्ट वे में क्या होगा, इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जब आप यहाँ करोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। फिर देखो ये A21 है और ये उसके कोफैक्टर A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
A22 है और उसका कोफैक्टर्स है A22, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। A23 है, एलिमेंट A23 अपने कोफैक्टर्स A23 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ना वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो हमने उसे लिख लिया है। यहां से ना फिर इसी तरीके से थर्ड यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 0, इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 0, लेकिन जब हम इस रो को थर्ड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए ये वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आ जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको सभी में से ना कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस तरह से ना ये आ जाएगा। तो यहाँ से ना हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि अगर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो एडजॉइंट के साथ में यहाँ पर, और एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हो, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसकी जो वैल्यू आती है और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो हमें इस रूल को क्या रखना है, याद रखना है। हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, सपोज ये कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया है, और अगर हमने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया और वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 0 नहीं आता है तो फिर वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास में दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, मतलब इन मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट लिखा उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हम चाहे ए से बी में मल्टीप्लाई करें या बी से ए में मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा और उसी ऑर्डर का होगा। मतलब उस मल्टीप्लाई के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लिख के उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब अगर दो मैट्रिसेस हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर जो मैट्रिक्स आ जाएगा उसका अगर डिटर्मिनेंट लिख करके जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या वो इक्वल होता है, वो जो दोनों जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, उनका इंडिविजुअल हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी के ना हमारा इक्वल आ जाएगा। जहां पर ए और बी ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं वो भी, लेकिन ए और बी हमारे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से ना हमने देखा कि पहले
या तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लो फिर उनका डिटर्मिनेंट लिख के वैल्यू कैलकुलेट करो, या दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लिख लो और उनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो दोनों ही इक्वल आते हैं। अभी हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके उस मैट्रिक्स का जो भी हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ना इक्वल आता है। ये अभी हमने प्रीवियसली इसी वीडियो में देखा है। यहाँ से ए को अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया, ये आ जाता है हमारा, ठीक है। अगर अब इसको अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, उसका अगर डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं अगर हम लोग और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जब डिटर्मिनेंट में से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ ए बाहर आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाहर आ जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाहर आ जाएगा और हमारे पास में ये ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब इस डिटर्मिनेंट का जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा हमारे पास में। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वैल्यू एक डिटर्मिनेंट का क्यूब आ गई है और यहाँ से हमारे पास में एडजॉइंट ए है और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, एक वैल्यू में से ना यहाँ क्यूब कट के यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एडजॉइंट ए को अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होता है इंडिविजुअल वो जो मैट्रिक्स गिवन था उसका अगर डिटर्मिनेंट लिख करके वैल्यू निकाल के स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल आ जाता है। मतलब ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर अगर n है तो इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे जब हम और उसका डिटर्मिनेंट लिख करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा हमारा ए वो जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट लिख करके ना जिस ऑर्डर का होता है उसमें से ना एक पावर कम कर देते हैं। n अगर ऑर्डर का है तो n-1 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3/3 का था तो यहाँ पे इसीलिए स्क्वायर आ गया, क्योंकि 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ए जो हमारा इन्वर्टिबल होगा कब, जब ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इसका कभी भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है और आई हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ले लिया है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें या बी ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ए अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहां पर बी एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जब हम इस ए जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उस बी मैट्रिक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई किया तो उस जो वैल्यू आएगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो किस तरह से करेंगे। सपोज डैट अगर हमने यहाँ पे ए बी इक्वल टू आई ले लिया है,
फिर हम क्या करेंगे, बोथ द साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो अभी प्रीवियसली हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो में देखा है कि अगर कोई मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लिखो या उसका इंडिविजुअल क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आती है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब यहाँ से ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट बी। यहाँ से हमारे पास में ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ए क्योंकि हमारे पास में कैसा है, हमने पहले ही बोल दिया है कि ये नॉन सिंगुलर है। मतलब ए मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन सिंगुलर है। इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए ये हमारा आता है। ये तो हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो ए एडजॉइंट ए will equal to adjoint A और multiply by its matrix will equal to determinant of A into identity matrix के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ से पता है ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है इसको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड लेके चलते हैं। तो देखो अगर दूसरी साइड लेकर के अगर आप आते हो तो ये क्या हो जाएगा, A आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा और ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। इक्वल यहाँ पर भी ऐसे ही ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इक्वल टू इस साइड, क्योंकि इसको तो दूसरी साइड लेके चले गए हैं तो इस साइड सिर्फ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बचेगी। अब हमें पता है क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो B की जो वैल्यू है हमारे पास में, देखो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो I की प्लेस पे I लिखा हुआ है, A वाली प्लेस पे A लिखा हुआ है, तो B की जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A आ रही है। तो यही वैल्यू हमने लिख ली है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ए अगर इन्वर्टिबल है, ए इज इन्वर्टिबल, देन हम ए इनवर्स की जो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से ना किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 1 है। ठीक है, तो फिर अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू अस। ये ए इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई डैट, हमें वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए will equal to determinant of A multiply by आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मतलब A एडजॉइंट A का प्रोडक्ट, A का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
तो डिटर्मिनेंट कौन कौन से होंगे, 1 1 1, 3 4 3, 3 3 4। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो 1 4 4 ज़ 16 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 3 और हम यहाँ से 3 माइनस 4 कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है। अभी हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स ए के सभी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। लाइक A11 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहले चलिए मैं इसका बेसिक फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। तो इसके फॉर्मूले में क्या आएगा कि AIJ इक्वल टू क्या होता है, -1I प्लस J और MIJ होता है, जहाँ पे ये MIJ क्या है, माइनर है। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। A11 मीन्स -1 प्लस -1, उसकी भी पावर 1 + 1 हो जाएगा। और चलिए अब हम माइनर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसका माइनर निकालना है अगर हमें, तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करने के बाद में 4 4 ज़ा हमारे पास में 16 माइनस 9 आ जाएगा। तो 16 माइनस 9 आ जाएगा। 16 माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसीलिए वो 1 आ जाएगा। यहाँ से 7 आ जाएगा। तो फर्स्ट कोफैक्टर की वैल्यू 7 आ गई है। अभी हम A12 कैलकुलेट करते हैं। A12 कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो -1 1 + 2, और यहाँ से ना हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इसका हमें माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 माइनस 3। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो -1, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमारे पास में -1 आ जाएगी। तो चलिए अभी हम A11 की वैल्यू 7 है, A12 की वैल्यू -, है, तो करते हैं A13 कैलकुलेट करते हैं। A13 कैलकुलेट करोगे तो -1 + 3, और M13 कैलकुलेट करना है अब हमें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैट्रिक्स रेफरेंस के लिए A यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इस न्यू पेज पे भी आसानी हो जाएगा। तो ये 1 4 3 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हमें अगर माइनर अगर चाहिए तो ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, 3 माइनस 4, तो जो हमारा आएगा 3 माइनस 4,
यहाँ से क्योंकि -1 की पावर हमारे पास में इवन है तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगी और वहाँ से -1, तो जो आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। अभी कैलकुलेट करते हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा और माइनर कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो 12 - 9, यहाँ पे पावर ऑड है इसलिए -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और वैल्यू हमारे पास में -3 आ जाएगी। नेक्स्ट A22 कैलकुलेट करते हैं। -1 उसकी पावर 2 + 2, और जब हम इसका इस वाले का हमें माइनर निकालना है तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो डिलीट करेंगे। 4 × 1 और 1 × 3, तो यहाँ से 4 - 3 ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, A23 कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएगी -1 और 2 + 3 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनर हम निकालते हैं तो ये कैलकुलेट करना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो थर्ड कॉलम सेकंड रो डिलीटेड, 3 1 ज़ा 3 और ये यहाँ से ना भी 3, तो 3 - 3 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। A31 कैलकुलेट करते हैं तो -1, 3 + 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, माइनर निकालिएगा इसका, माइनर निकालेंगे अगर इसका तो यहाँ से ये इस तरह से 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, तो 9 - 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा और -3, 1 × -3 -3 आ जाएगा। A32 कैलकुलेट करते हैं। A32 कैलकुलेट करेंगे तो -1, 3 + 2 आ जाएगा और अभी हम क्या करेंगे यहाँ से कि इस वाले का हमें माइनर निकालना है तो सेकंड कॉलम थर्ड रो डिलीटेड, 3 और 3, मतलब 3 - 3 वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है, A33 कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -1, 3 + 3 और इसका माइनर चाहिए तो थर्ड कॉलम थर्ड रो डिलीटेड, 4 1 ज़ा 4, 3 × 1 3 मीन्स 4 - 3 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अभी हमें एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A निकालते हैं। जब हम एडजॉइंट A की बात करते हैं मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, यहाँ से जितनी भी कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं उन सभी की वैल्यू हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो देखिए -1 है तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, -1 आ जाएगा और फिर से -1 आ जाएगा। अब बाकी सभी वैल्यूज़ भी पुट कर दो, -3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ना हमने क्या किया है कि एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमें क्योंकि जो
वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो पहले हम लोग ए एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले ए वाली मैट्रिक्स लिखते हैं, वो हमारे पास में 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और यहाँ से जो नेक्स्ट वाली जो है वो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है, जो भी आपने नोट डाउन किया है, -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अभी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दोनों ये जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 1 × 7 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। 1 × 7 करोगे 7 आ जाएगा। 3 × -1 करोगे -3 आ जाएगा। 3 × -1 करोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ में -3 +0 +3 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या क्या करेंगे, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 7 आ जाएगा, और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सिमिलर वे में आपको इसी तरीके से ना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। मैं थोड़ा सा जल्दी से लिख देता हूँ इसे। हमें मल्टीप्लाई कर देना है, -3 +0 +3 आ जाएगा। फिर 7 -3 -4 आ जाएगा, -3 +3 +0 आ जाएगा, -3 +0 +4 आ जाएगा। और इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 - 6 होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 0 और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए अभी ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के देखो इक्वल है। तो हम इस मैट्रिक्स को 1 से अगर मल्टीप्लाई भी अगर आप कर देते हो तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा। ये क्या, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 1 आई थी तो उसकी जगह हमने डिटर्मिनेंट ए लिख दिया है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए विल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अभी जो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस में जो फाइंड आउट करना था वो निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 आई है, वो रख दिया, और हमें जो भी हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई थी 7
-3 एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दो, 1 0 -1 0 और 1। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ना जो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -3 -1 1 0 -1 0 और 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना हमारा ये डिटर्मिनेंट की ये हमारा ए इन्वर्स की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से ना डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।